नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 8 साल पहले 2011 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर 2.5 फुट के एक बैग के अंदर से 5 फुट की एक लड़की की लाश मिलती है। लंबी तफ्तीश के बाद पुलिस को कातिल के बारे में जानकारी मिली, पर सिर्फ जानकारी ही मिलती है, कातिल नहीं। कातिल की तलाश में पुलिस कई छोटे बड़े शहर छान मारती है। यहाँ तक कि कातिल का पता देने वाले को 2 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया जाता है, पर कोई फायदा नहीं। पर तभी 8 लंबे साल बाद अचानक एक रोज खुद कातिल पहली बार फोन करता है। उसने 2.5 फुट के बैग में 5 फुट की लाश रखी। बैग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। दिल्ली पुलिस की टीम 8 साल तक उसे ढूंढती रही। और वो 8 साल तक नाम बदलकर गुरुग्राम में नौकरी करता रहा। आठ साल बाद जब मर रहा था, तब पुलिस को उसकी खबर मिली, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती उससे पहले ही वो मर गया। टैटू गर्ल के कत्ल और कत्ल के अंजाम की एक अजीब दास्तान। ये बैग याद है ना आपको? जी हाँ, काले रंग का ये वही बैग है जो 11 फरवरी 2011 को दिल्ली की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से मिला था। बाकायदा मीडिया के सामने पुलिस वालों ने तब इस बैग को खोला था। महज 2.5 फुट के इस बैग के अंदर 5 फुट की एक लड़की की लाश मिली थी, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी। काली जीन्स और काली टी शर्ट पहनी लड़की के दोनों हाथ उसके दोनों पैरों के बीच डालकर नायलॉन की रस्सी से इस तरह बांधा गया था ताकि उसे आसानी से इस बैग में डाला जा सके। नाभि पर उसने नेवल रिंग पहन रखी थी, जबकि कमर पर दाहिनी तरफ मोर का टैटू बना हुआ था। तस्वीर सामने थी, चेहरा साफ। अखबारों और टीवी में बार बार तस्वीर दिखाई गई, पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कोई भी तब लड़की की शिनाख्त करने आगे नहीं आया। आखिरकार 13 दिन बाद यानी 24 फरवरी 2011 को एक शख्स पुलिस के पास आता है और बताता है कि लाश जिस लड़की की है उसका नाम रीतू सोलंकी है। IBM में काम करने वाली नीतू दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुकी थी। नीतू की लाश की शिनाख्त कोई और नहीं, उसके पिता करतार सिंह सोलंकी करते हैं। हालांकि उन्हें हैरत इस बात पे थी कि नीतू को कायदे से सिंगापुर में होना चाहिए था, पर उसकी लाश दिल्ली में कैसे हुई? खैर, लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस को पहली मंजिल मिलती है। अब लाश के बैग में जाने और लाश को बैग तक पहुंचाने वाले की तलाश थी। तफ्तीश आगे बढ़ती है तो एक नाम सामने आता है, राजू गहलोत। दिल्ली का ही रहने वाला राजू गहलोत, जो तब एयर इंडिया में नौकरी करता था, जिसकी दोस्ती नीतू के साथ थी। यहाँ तक कि दोनों बाद में लिव इन में रहने लगे थे, मगर नीतू के घर वालों को ये बात पता ही नहीं थी, क्योंकि नीतू ने घर में ये बताया था कि उसकी नौकरी सिंगापुर में लग गई है और वो सिंगापुर में है। नीतू की लाश मिलने के बाद से ही राजू गहलोत गायब था। किसी तरह उसका एक दोस्त पुलिस के हाथ लगता है। उसी ने पुलिस को बताया कि नीतू का कत्ल राजू ने किया था। अब पुलिस राजू की तलाश में भटकना शुरू करती है। केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। वक्त बीतने के साथ जब राजू का सुराग नहीं मिलता, तब उस पर 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी कर दिया जाता है। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम राजू की खोज में आधा हिंदुस्तान घूम आती है, पर राजू नहीं मिलता। 8 साल बीत जाते हैं। गहलोत परिवार के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला अपना नाम राजू गहलोत बताता है। गहलोत परिवार 8 साल बाद राजू की आवाज सुन रहा था।
क्योंकि 8 साल से राजू गहलोत कभी अपने घर नहीं गया। 8 साल तक कभी उसने अपने घर वालों से फोन तक पर बातचीत नहीं की। 8 साल बाद आए से एक फोन को सुनते ही पूरा गहलोत परिवार भागता हुआ गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि राजू गहलोत ने फोन इसी अस्पताल से किया था। दरअसल राजू गहलोत मौत की दहलीज पर खड़ा था। किसी भी पल सांसों की डोर टूटने वाली थी, पर वो मरने से पहले अपनी मां को देखना चाहता था। इसीलिए 8 साल बाद उसने अपनी मां को फोन किया था। इधर राजू गहलोत को देखने घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं। उधर इसी बीच गहलोत परिवार में से ही एक शख्स दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को फोन करता है और फोन पर राजू के पारस अस्पताल में होने की जानकारी देता है। 8 साल से जिस राजू को दिल्ली पुलिस तलाश रही थी, 8 साल बाद उसी राजू की खबर पाते ही पुलिस उछल पड़ती है। फौरन एक टीम पारस अस्पताल की तरफ भागती है। टीम अस्पताल पहुंचती है। 2 लाख का इनामी और नीतू का कातिल तब भी अस्पताल में ही था, मगर पुलिस के आते आते उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी। नीतू सोलंकी की हत्या करने के बाद फरार हो चुके राजू गहलोत पर दिल्ली पुलिस ने 2 लाख का इनाम रखा था। उसे देश विदेश में दिल्ली पुलिस लगातार खंगाल रही थी। तभी अचानक 8 साल बाद राजू गहलोत गुरुग्राम के एक अस्पताल से अपनी मां को फोन करता है और कहता है कि वो अब बचने वाला नहीं है, उसकी जान जा सकती है। इसी दौरान राजू गहलोत का भाई दिल्ली पुलिस से संपर्क साधता है। दिल्ली पुलिस भागी भागी गुरुग्राम के अस्पताल में पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही राजू गहलोत दम तोड़ चुका था। अब पुलिस के सामने एक मुर्दा पड़ा था, वो मुर्दा जिसे वो 8 साल से ढूंढ रही थी। पर राजू गहलोत की मौत कैसे हुई, उसे हुआ क्या था, 8 साल तक वो अपने घर से दूर कैसे रहा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि 8 साल तक वो दिल्ली पुलिस की सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में खुलेआम कैसे जीता रहा, वो भी एक बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर नौकरी करता हुआ। करीब 9 साल पहले नीतू सोलंकी का शव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मिला था। मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हूँ। मैं खुद मौके पर पहुंचा था और जब हम मौके पर पहुंचे थे हमने देखा कि एक डेड बॉडी थी एक बैग के अंदर और पुलिसकर्मी घेरा लगाए हुए थे, इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। लड़की के टैटू भी गुदा हुआ था और मैं और मेरा कैमरामैन विपिन कुमार यहाँ पर पहुंचे थे और जब हमने जांच की, पुलिस से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। करीब 10 से 15 दिन लग गए आइडेंटिफिकेशन होने में और बाद में पता चला कि दरअसल वो लड़की नीतू सोलंकी थी जो आउटर दिल्ली में रहती थी। नीरज वशिष्ठ और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, गुरुग्राम आज तक। एक वक्त था जब दिल्ली पुलिस की कई अलग अलग टीमें राजू गहलोत को ढूंढ रही थी। दिल्ली के टॉप 10 मोस्ट वांटेड में उसका नाम शुमार था। पता देने वाले को 2 लाख का इनाम देने का भी वादा किया गया, मगर राजू दिल्ली पुलिस की सरहद से सिर्फ 10-15 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में रह रहा था, एक नए नाम, नई पहचान के साथ, और बाकायदा एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी भी कर रहा था। अगर खुद राजू न चाहता तो शायद उसका सच सामने आ ही नहीं पाता। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मगर राजू गहलोत को पकड़ने के लिए ये हाथ शायद छोटे पड़ गए थे। राजू जब तक जिंदा रहा तब तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बदकिस्मती देखी कि 8 साल बाद जब वो राजू तक पहुंची भी तब वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा था। तो सवाल ये कि आखिर 8 सालों तक राजू ने पुलिस को कैसे चकमा दिया? इन 8 सालों तक वो कहां रहा? खुद को कैसे पुलिस की नजरों से बचाता रहा? 8 सालों में वो क्या कुछ करता रहा? 8 साल पहले ये केस इतना अहम बन गया था कि राजू को दिल्ली पुलिस की 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शुमार कर लिया गया था। क्राइम ब्रांच की कई टीमें राजू गहलोत को ट्रेस करने के लिए लगाई गई और ये टीमें कई बार राजू के करीब भी पहुंची, लेकिन वो हर बार उनके हाथ से रेत की तरह निकल गया। क्राइम ब्रांच की टीमें 6 महीने तक उसकी तलाश में लगातार छापेमारी करती रही, लेकिन राजू मुंबई, गोवा और दूसरे शहरों में भागता छुपता रहा। उसने इस दौरान 20 से ज्यादा मोबाइल बदले। वो एक मोबाइल एक बार इस्तेमाल कर फिर उसे बेच देता था। पुलिस ने उसकी तलाश में 150 से ज्यादा बार छापेमारी की। कई कॉल सेंटरों में भी उसकी तलाश की, लेकिन राजू गहलोत का सुराग नहीं मिल सका। इसके पास जो मोबाइल फोन्स थे उससे पता चला कि 17
18 IMEIs थे इसके पास, 17-18 फ़ोन्स इसके पास। जब भी ये फ़ोन कहीं भी ऑन होते थे, आगरा में, कानपुर में, गोवा में, बॉम्बे में, तो पुलिस टीम वहाँ जाती रही और वो यही पता चलता था कि कुछ दिन पहले आया था, पैसों की कमी से ये फ़ोन किसी को बेच के चला गया। उसके बाद से लगभग आज तक ही हैज़ बिन कंटिन्यूसली इल्यूडिंग द पुलिस। जब भी कहीं जो इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ गई है टीम, लेकिन पकड़ा नहीं गया। जी हाँ, जैसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गोवा, मुंबई, बेंगलोर में ढूंढती फिर रही थी, दिल्ली पुलिस की हद से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में वो आराम से रह रहा था। हाँ, इस आराम के लिए उसने अपना नाम, पता और हुलिया जरूर बदल लिया था। अब वो राजू गहलोत नहीं बल्कि रोहन दहिया था। यही उसका नया नाम और नई पहचान थी। उसने अपने इस नए नाम पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ तक की पढ़ाई के फर्जी सर्टिफिकेट भी बना लिए थे। अब उसका नया पता भीमगढ़ खेरी गुरुग्राम था। और तो और उसने अपने इस नए नाम और फर्जी दस्तावेजों के दम पर कोचर इन्फोटेक जैसी बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी भी कर ली थी। उसका दफ्तर गुरुग्राम के सेक्टर 18 में था, जहां उसे अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल रही थी। राजू दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इतने नजदीक था और उसे इसकी भनक तक नहीं थी। बीते 8 सालों में इस केस में क्राइम ब्रांच के 8 अफसर बदल गए। राजू को पकड़ने के लिए 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान तक करना पड़ा, मगर राजू इतने शातिर तरीके से खुद को बचा रहा था कि पुलिस उसके सामने होकर भी उसे पहचान नहीं पा रही थी। और तो और 2017 से ई कॉमर्स कंपनी में उसके साथ काम कर रहे कर्मचारियों को भी उसकी भनक नहीं लगी। सबको उसने ये बता रखा था कि उसे सेल्स का काफी एक्सपीरियंस है, और अब उसके दफ्तर के साथ ही ये जानकर हैरान है कि वो उसके साथ काम कर रहे थे। राजू गहलोत उर्फ रोहन दहिया का सच शायद ही सामने आ पाता। वो तो खुद राजू था जिसने अपना राज खोल दिया। दरअसल राजू को लीवर और किडनी की समस्या थी। इसी के इलाज के लिए वो गुरुग्राम के पारस अस्पताल में भर्ती हो गया, मगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। राजू को पता था कि वो मरने जा रहा है, इसीलिए उसने अपनी मां को फोन किया। 8 साल तक वो अपने घर, रिश्तेदार, दोस्त सभी से छुपा हुआ था, और इस तरह घर वालों के जरिए पुलिस को राजू का पता चला। मगर कानून उसे अपनी गिरफ्त में ले पाती उससे पहले ही कुदरत ने उसे दबोच लिया। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। राजू गहलोत ने नीतू का कत्ल क्यों किया था, क्यों लाश को बैग में रखा और क्यों बैग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही ले गया? तो राजू गहलोत की गुमशुदगी की तरह ही राजू और नीतू की कहानी भी अजीब है। वो कहानी जिसकी शुरुआत 2010 में दिल्ली में हुई थी। राजू गहलोत दिल्ली के नवादा इलाके का रहने वाला था और नीतू मटियाला की। नीतू के कत्ल की इस वारदात यानी 11 फरवरी 2011 से करीब 2 साल पहले दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी। फिर मुलाकात दोस्ती और उसके बाद प्यार में बदल गया। राजू तब एयर इंडिया में काम करता था, जबकि लॉ ग्रेजुएट नीतू एक नामी कॉल सेंटर में। दोनों शादी करना चाहते थे, साथ रहना चाहते थे, लेकिन एक अड़चन थी। दोनों का गोत्र एक ही था और ऐसे में दोनों के घर वाले इस रिश्ते पर कभी अपनी सहमति नहीं देते। लिहाजा पहले तो दोनों चुपके चुपके मिलते रहे और फिर बाद में नीतू ने यह कहकर अपना घर छोड़ दिया कि सिंगापुर में उसकी नौकरी लग गई है। नीतू घर से तो चली गई, लेकिन उसकी मंजिल सिंगापुर नहीं बल्कि बेंगलोर थी, क्योंकि राजू ने भी अपनी नौकरी और घर दोनों छोड़ दिया। दोनों करीब 6 महीने बेंगलोर में रहे, फिर गोवा में। उसके बाद पैसे जब खत्म हो गए तो वापस दिल्ली लौट आए। दिल्ली में आश्रम में इन्होंने एक घर किराए पर लिया। नौकरी दोनों पहले ही छोड़ चुके थे, साथ रहते भी महीनों हो गए थे। ऊपर से माली तंगी, प्यार ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब दोनों में झगड़ा रोज की बात थी। लेकिन कत्ल से पहले वाली रात को मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। नीतू राजू से अक्सर अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने को कहती थी, और उस रात इसी बात को लेकर नीतू ने राजू की बहन को न सिर्फ फोन कर दिया बल्कि गुस्से में भी बात की, और बस यही उसके कत्ल की वजह बन गई। राजू ने गुस्से में चाकू से नीतू का गला रेत दिया।
कत्ल के बाद राजू ने अपने एक दोस्त नवीन से कार मांगी, मगर नवीन ने मना कर दिया। इसी के बाद नीतू की लाश बैग में पैक कर एक ऑटो से वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। राजू बैग किसी ट्रेन में रखकर छोड़ देना चाहता था, मगर उसने देखा कि स्टेशन के गेट पर स्कैनर लगा है और उससे गुजरे बगैर बैग को लेकर स्टेशन के अंदर पहुंचना मुमकिन नहीं। लिहाजा डर की वजह से स्टेशन के बाहर ही वो बैग रखकर लौट आया। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।